नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग, एप्पल, वीवो, शाओमी, रेडमी, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगी हुई है। और इनके पार्ट्स भी, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगी हुई, उनके भी बहुत सारे पार्ट चाइना में बनते हैं आज के टाइम में। और 2021 के एक डेटा के हिसाब से लगभग 4.8 करोड़ कंपनियां वहां पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 14 लाख। बहुत सारे टेक गैजेट्स की कंपनियां जैसे पावर बैंक, ट्रिमर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन सब की तो है ही है। साथ ही साथ वहां पर बच्चों के खिलौने, दिवाली पे जो लाइट्स होती है उनकी, मतलब छोटे से लेके बड़े गैजेट तक की सभी कंपनियों की प्रोडक्शन यूनिट वहां पर है। तो चाइना ने ऐसी क्या फैसिलिटीज दी कंपनियों को जो वर्ल्ड की कंपनियां वहां पे अट्रैक्ट हो गई। और मतलब आज चाइना की इकोनॉमी 18.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस के बाद। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल में, एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, साथ ही साथ वर्ल्ड में जितने भी इवेंट चल रहे होते हैं उनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल इंसिसिव ठाकुर को जरूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको चाइना के बारे में बता दूं कि चाइना का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये ईस्ट एशिया में पड़ता है और वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। हालांकि इंडिया में अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। और एरिया वाइज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, लेकिन जो फाइनेंशियल सेंटर है जहां पर सभी कंपनियों के हेडक्वार्टर है, मेन जो सिटी है वो है संघाई। दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से लगभग पिछले 40 सालों में चाइना ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना की 1978 में लगभग 97.5% गरीबी थी, लेकिन अब बिल्कुल उन्होंने गरीबी को वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। लोगों की एक अच्छी इनकम हो गई है वहाँ पे, क्योंकि चाइना ने 1978 के बाद लगभग 2010 तक जो एवरेज उनकी जो जीडीपी रही वो 10% की जीडीपी से चाइना ने ग्रो किया है वहाँ पे। तो चलिए जानते हैं अब वो सारे रीजन जिसकी वजह से चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। देखिए जो पहला फैक्टर है वो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन। बड़ी पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे लगभग 700 मिलियन जो वर्कर हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर में, कंपनियों में काम करते हैं, जिनको चाइना क्या करता है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, स्किल डेवलप कराती है, उनको ट्रेनिंग देती है ताकि वो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करें और एक ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले और एक अच्छा प्रोडक्शन हो कंपनी का। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है चीप लेबर। अब ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है कंपनियों को और बहुत ही सस्ते रेट पर लेबर मिल जाती है। क्योंकि मान लीजिए 10 जने खड़े हैं, एक बंदा मांग रहा है 1000 रुपये, दूसरा बोले नहीं मैं तो भाई 300 में ही कर दूंगा ये काम, तो कंपनियां क्या करती है, सस्ते रेट पे उनको लेबर मिल गई, उनका प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे होगा, यानी कि जो पैसा लगाया वो थोड़ा और बेचा वो ज़्यादा, तो कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे। इस वजह से भी कंपनियां वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाना पसंद करती हैं। दोस्तों जो थर्ड फैक्टर है वो ये है कि जो कंपनियों पे रूल और रेगुलेशन लगाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बच्चों से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाओगे, मिनिमम भत्ता इतना देना पड़ेगा, मैटरनिटी रिलीफ देनी पड़ेगी, यानी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको पैसे मिलते हैं लेकिन वो काम नहीं करती, उसको बोलते हैं मैटरनिटी रिलीफ। तो इस तरीके के रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो चाइना ने हटा दिए थे उस टाइम, मतलब इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जाता था चाइना में। जबकि इंडिया में देखें तो आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर पे रोक लगाई गई है कि फोर्सफुली किसी से काम नहीं करवाओगे। आर्टिकल 24 में बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने से मना किया गया है। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 39 में इक्वल पे की बात की है कि मैन हो विमेन हो उनको इक्वल पे दिया जाएगा। आर्टिकल 43 में बात की गई है कि जो वर्कर होते हैं उनके लिए एक लिविंग वेज होना चाहिए, यानी कि एक इतना मिनिमम भत्ता होना चाहिए, उनके लिए कोटेज बनवाओ, उनको फैसिलिटी दो। तो ये कंपनियों को करने के लिए एक रेगुलेशन कर रखी है हमारे संविधान में, जो कि सही है।
तो चाइना में काम करने में कंपनियों को, फैक्ट्रियों को क्या होता था, सहूलियत लगती थी। उनको किसी भी तरीके का रेगुलेशन, रूल वगैरह फॉलो नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा। दूसरा, ना ही एनवायरनमेंट की फिक्र करनी पड़ती, भाई वेस्ट निकल रहा है डाल दो कहीं पे, समुद्र में डाल दो, नदियों में डाल दो, इस तरीके के रूल्स वगैरह उनको फॉलो नहीं करने पड़ते थे। और चौथा जो फैक्टर है वो ये है कि वहाँ पर कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं था लेबर के लिए कि आपको इतने घंटे ही काम करना पड़ेगा। वहाँ पर वर्करों को 16 घंटे तक भी काम करना पड़ता था। तो चाइना ने क्या क्या अप्लाई नहीं किया, एक तो फिक्स वर्किंग आवर्स अप्लाई नहीं किया, वहाँ पर वर्कर 16 घंटों तक भी काम कर सकते थे। उनको कोई फिक्स वेतन नहीं था कि इतना वेतन कंपनियों को देना ही पड़ेगा। ना उनके हेल्थ के लिए कोई भी रेगुलेशंस थी, जैसे कि काफ़ी फैक्ट्रियों में लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जांपल सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स, तो लंग्स में प्रॉब्लम हो जाना, लंग कैंसर हो जाना, तो ऐसी किसी भी सेफ्टी मेजर्स की दिक्कत कंपनियों को नहीं थी वहाँ पे। तो जो चौथा फैक्टर रहा वो ये रहा कि चाइना ने वहाँ पे कम से कम टैक्स लगाया उन चीज़ों पे जो कंपनियां वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से उन कंपनियों का जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर विदेशों में बिकता और कंपनियों को प्रॉफिट होता। पांचवा जो मेन फैक्टर है वो ये है कि डिप्रेशन ऑफ करेंसी। चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी की वैल्यू गिराता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 80 रुपये लगभग $1 के इक्वल है आज के टाइम में। यानी कि अगर किसी भी फॉरेनर को कोई चीज़ इंडिया में खरीदनी होगी तो 80 रुपये की चीज़ के लिए उसको सिर्फ $1 देना पड़ेगा। वहीं अगर मान लीजिए हम 80 की जगह 200 रुपये कर दें, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरा दें, तो लगभग $1 में वो 200 रुपये की चीज़ खरीद पाएंगे। और अभी 2019 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने सैंक्शन भी लगा दिया था चाइना पे। उन्होंने बोला था कि ये करेंसी मैनिपुलेटर है, जानबूझ के करेंसी को गिरा देता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके वो चीज़ों को। तो दोस्तों ये थे मेन कारण जिसकी वजह से कंपनियों को वहाँ प्रॉफिट दिखता था। कंपनियाँ वहाँ पे जब सामान बनाती तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कम होता, लेकिन जब वो बाहर बेचती तो ज़्यादा पैसा मिलता, यानी प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलता, जिसकी वजह से कंपनियाँ वहाँ जाना पसंद कर रही थी। देखिए अब बात आती है इंडिया से कंपैरिजन की। तो इंडिया में क्या हाल हुआ कि हम उस टाइम आज़ाद हुए थे 1947 में, और वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो इंडिया में एक कंपनी आई जिसने 200 साल तक राज किया। वहाँ के लोगों ने, अंग्रेजों ने लूट लिया इस देश को और एक बुरी हालत, बुरी इकोनॉमी करके यहाँ पे छोड़ दिया। तो आज़ादी के बाद हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि फिर से कोई कंपनी आए, क्योंकि हम ना तो हमारी फोर्स इतनी स्ट्रांग थी उस टाइम, क्योंकि इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी कंपनी यहाँ पे आए और दोबारा से वही कंडीशन हो, वो हमें फिर से गुलाम बना ले। तो हमने क्या किया, ज़्यादा लिबरलाइजेशन नहीं किया, यानी कि बाहर की जो कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने नहीं दिया, करने दिया लेकिन उस लेवल पर नहीं करने दिया। तो दोस्तों 1991 में क्या हुआ कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे। मतलब कि जो हमारे पास डॉलर का जो रिजर्व था, डॉलर हमारे पास वो कम हो गए थे, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे चीज़ें और एक्सपोर्ट करते थे कम। तो दोस्तों जून 1991 में फिर पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते इंडिया के। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रूल और रेगुलेशंस में थोड़े से चेंजेस किए। यानी कि जब पहले कंपनियाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करने आती थी तो उनको लाइसेंस मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, यानी कुछ रूल्स वगैरह ज़्यादा ही हार्ड होते थे और इन्वेस्टमेंट का परसेंट भी काफ़ी कम था। तो इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, थोड़ा स्मूथ किया ताकि कंपनियाँ यहाँ पे अब इन्वेस्ट करें आके। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़े और देश में फिर धीरे धीरे कंपनियां आके इन्वेस्ट करने लगी। और अब तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी और डिफेंस और अदर सेक्टर्स में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ के पैकेज का आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू किया है। और साथ ही साथ कम इंटरेस्ट पे लोन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी लेके आई है गवर्नमेंट, जिससे बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दिया जाए, वो अपना स्टार्टअप खड़ा करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और नई नई चीज़ें हम प्रोड्यूस करें ताकि उसको फॉरेन मार्केट में बेचें और हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। लेकिन अभी कोविड-19 के बाद क्या है कि वहाँ पे जो कंपनियां हैं वो थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करने लग गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था कोविड के टाइम पे चाइना में। तो अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं चाइना में उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इससे फ़ायदा होगा जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है आसपास, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। यहाँ पर क्या है कि अब कंपनियाँ आएंगी तो यहाँ की इकोनॉमी बेटर होगी और साथ ही साथ हम तो कर ही रहे हैं कोशिश प्रोडक्शन बढ़ाने की। तो ये थी पूरी वीडियो दोस्तों कि चाइना कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।